गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आप राजस्थान में है सर। तो सर राजस्थान में ही है ऑलरेडी। वही तो बता रही हूँ। गुड आगे आगे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हैप्पी मकर संक्रांति सर जी। बच्चे तुम सबको भी हैप्पी मकर संक्रांति। सबके यहाँ लड्डू बन गया। हाँ, आना तो खाने के लिए। बढ़िया। मेरे को भी चाहिए। जरूर जरूर सब आना। ऑनलाइन भेज देना जिसको भी भेजना। अरे अब ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है ना। आऊंगा ना। नहीं, जरूर। हाँ तिल का लड्डू बहुत अच्छा लगता है। अभी अरे तो मेरी जोड़ी है तू तो रे। थैंक यू रे। दांत चलेगा, मीठा खा रहे हो ज्यादा। चुप रहो रे। सर के पास चले जाएंगे, दांत सड़ेगा तो, है ना सर? क्या हो जाएगा तो? दांत सड़ेगा तो आपके पास आएंगे। अरे मैं हूं ना, 2 टाइम हाँ भी तो, जब तक क्या आपको कोई टेंशन नहीं है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। पतंग तो उड़ा दी कि नहीं? गुड इवनिंग सर। हाँ उड़ा लिए सर। हाँ बच्चे। नहीं आए हैं मैंने सर। क्वेश्चन, हाँ तू दुर्गे सब तू। सर मैंने क्वेश्चन डाला था ना, उसका क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे से पूछ क्या रहा है। कर एक्सप्लेनेशन दिया वो भी समझ नहीं आया। कौन सा वाला क्वेश्चन? सर रात के टाइम सेंड की थी, वापस करूँ क्या? वो जिसका आंसर आप जोना पेल्यूसिडा बताए थे शायद। हाँ वो क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि कौन से लेयर में सेल्स नहीं होती है। वो कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को। नो बच्चे, क्यों समझ में आया? सर नहीं पता। तुमको उस क्वेश्चन में सिंपल सी बात पूछी कि इनमें से कौन सा लेयर है जिसके अंदर सेल्स नहीं होती है। नॉन सेलुलर टाइप का लेयर कौन सा है? अच्छा हाँ, हो गया हो गया। बस इतना ही आसान था। सर हाँ बच्चे। सर नोतल का मतलब क्या होता है? इसका नोतल। नौतर। हाँ इसी को मतलब एनसीईआरटी में लिखा है उसमें। नौतर वर्ड तो कहीं देखा नहीं, कहाँ पे पढ़ा था? किस टॉपिक? आर्कियल चैप्टर में है सर। कौन से टॉपिक में? उसमें जो कुल वगैरह के बारे में पढ़े हैं ना, मतलब फैमिलीज के बारे में। अच्छा नौतल होता है, तो नौतल कील। कील होता है ना, जो फेबेसी फैमिली में पढ़ा था हमने। 2 छोटे पेटल थे नीचे वाले, वो आपस में जुड़े हुए थे, उन्हें नौतल बोलते थे ना। और सर स्थूली का मतलब क्या होता है? स्थूलित मतलब थिकन, उसके ऊपर ज्यादा डिपोजिशन होगा। सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया, एक बार देखिए ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 70? oogenesis में अगुणित अणुस्पर्म को कौन सी अवस्था में निषेचित करता है? देखो निषेचन जो है वो तो सेकेंडरी ओसाइड वाली स्टेज में ही स्टार्ट जाता है। निषेचन तो इवेंट है, निषेचित करता है द्वितीयक ओसाइड में करता है, मुझे लगता है ये। सर क्या दिया हुआ इसका आंसर? वही सेकेंडरी साइड दिए हैं। हाँ। तो सर वो तो मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ओवम में चेंज होता है क्या? फर्टिलाइजेशन के याद है, सेकंड मियोसिस के लिए बताया था टाइमिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब हाँ जब जाकर के स्पर्म्स को टक्कर मारेगा ना, तो सेकंड मियोसिस जो है वो स्टार्ट होगा, मतलब मेटाफेज के आगे बढ़ेगा, है ना, ऐसा होता है। चलो लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे। सर सुनो ना। हाँ सर मेनोरेजिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चे मेनोरेजिया तो एक बस एक्सेसिव ब्लीडिंग वाली कंडीशन है। जो नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो या ज्यादा टाइम तक ब्लीडिंग होते रहते ना, उसे ही हम मेनोरेजिया बोलते हैं। सर तो कुछ सिम्टम्स नहीं होंगे? सिम्टम एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेन वगैरह होगा। अच्छा बस ये दो ही है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बच्चे। सर
टर्सरी फॉलिकल में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें प्राइमरी oocyte रहेगा कि सेकेंडरी oocyte रहेगा टर्सरी फॉलिकल में? टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte रहेगा। सर पर उसमें तो डिवीजन उसी में खत्म हो जाता है ना। फिर क्या होगा? टर्सरी फॉलिकल जो है उसके अंदर प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 2 स्टार्ट कर दिया है, अभी वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सर लेकिन सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कब होगा? मैंने अभी बताया ना, जब स्पर्म जाके उसको टक्कर मारेगा एग को, तब सेकेंडरी oocyte में वो कन्वर्ट, मतलब नहीं, रिलीज के टाइम पे, जब वो रिलीज होगा ना, ग्राफियन फॉलिकल जब रिलीज होगा तब जाकर के वो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। सर लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो है कि ना टर्सरी फॉलिकल में ही उसको बना देता है एक पोलर बॉडी को, और ना सेकेंडरी oocyte ही है ना वो जोना पेल्लुसिडा बनाता है, और आप स्टार्टिंग से ही जोना पेल्लुसिडा हमको बनवा दिए थे। क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? सर जो ना सेकेंडरी oocyte है ना वो बाद में जाके क्या बोलते हैं ना जो कवरिंग बनाता है जोना पेल्लुसिडा का, और आप स्टार्टिंग में ही बनवाए थे। जोना पेल्लुसिडा वाली लेयर जो है ना, जोना पेल्लुसिडा वाली लेयर जो है वो प्राइमरी oocyte सिक्रेट कर देता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह तो है उसके अंदर, ठीक है? हाँ। और मैंने पढ़ा है तो मुझे ऐसे लगता है एनसीईआरटी में कि वो सेकेंडरी oocyte से होता है सर, मतलब लाइन बार से मैंने पढ़ा तो। सेकेंडरी oocyte में भी प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी oocyte में भी प्रेजेंट होगा, आगे का फंक्शन सारा सेकेंडरी oocyte पे ही चलेगा, लेकिन सिक्रेट तो पहले ही हो जाता है, समझे? सिक्रीशन तो उसका पहले ही हो जाता है। सेकेंडरी oocyte में भी प्रेजेंट है, जब सेकेंडरी oocyte पढ़ोगे तो उसके ऊपर भी पेल्लुसिडा वाली लेयर प्रेजेंट है ना? एक बार वापस से ध्यान से पढ़ना है ना। देखो हमने पढ़ा था कि ओवेरियन साइकिल चल रहा था लास्ट लेक्चर में, ओवेरियन साइकिल और साइकिल चल रहा था ल्यूटेराइन साइकिल, यानी अंडाशय में एक चक्र चल रहा है और गर्भाशय के अंदर एक चक्र चल रहा है। अंडाशय वाला चक्र जो है वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, याद है सबको? क्या बताया था? डे 1 14 28 तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बीच में यहाँ पर 7th डे, यहाँ पर लिख देता हूं 21 डे, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, 28 डेज का साइकिल। अब क्या हो रहा है? ओवेरियन साइकिल के अंदर ग्रेजुअली ये फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होने लगे थे कुछ इस तरीके से, फिर क्या होगा? ग्रेजुअली इनके अंदर प्राइमरी फॉलिकल जो होगा वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल में डेवलप होता जा रहा है और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर कैविटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कैविटी बनने लगी और डेवलप हुआ, क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। एक बच्चे ने पूछा था कि कुमुलस ओफोरिकस और डिस्कस प्रोलिजियस में कोई डिफरेंस है क्या? एक ही है, बताओ तो क्या डिफरेंस है कुमुलस ओफोरिकस के अंदर और डिस्कस प्रोलिजियस के अंदर? ये ग्राफिन फॉलिकल है। हिंदी से क्या बोलते सर? कुमुलस ओफोरिकस होता है ना, वो उस साइड के चारों तरफ, जो ये प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ क्या है? सेल्स की लेयर, ये ओफोरस है। और डिस्कस प्रोलिजियस जो वो सिर्फ कौन सा वाला पार्ट होता है? बेस वाला पार्ट होता है। 14th डे पे क्या हुआ? 14th डे पे ओवुलेशन हो गया, यहां से मान लो ये ओवरी है तो ओवरी में से एग जो है वो रिलीज हो गया। अब सेकेंडरी oocyte है ये, बच्चे जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ध्यान दे लो, सेकेंडरी oocyte ये है। सेकेंडरी oocyte कब बना? ओवुलेशन के टाइम पे इसने मियोसिस 2 किया, और जोना पेल्लुसिडा वाली लेयर उस टाइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, यानी जोना पेल्लुसिडा लेयर वहां पर भी थी और जोना पेल्लुसिडा लेयर यहां पर भी है, तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पेल्लुसिडा लेयर प्रेजेंट होती है, सही बात है, बनी हुई पहले से ही है, oocyte ने उसको पहले ही सीक्रेट कर लिया था प्राइमरी oocyte ने, ठीक है? तो ये वाली जो स्टेज है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? अंडोत्सर्ग 14th डे पे। अंडोत्सर्ग के बाद में ओवरी में क्या हुआ था?
14 से लेकर के कार्पस ल्यूटियम बढ़ता है साइज में और ज्यादा मैच्योर हो जाता है। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है क्या कर रहा है इन दिनों में, क्या कर रहा है बताओ, खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है। कार्पस ल्यूटियम का क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना। प्रोजेस्टेरॉन। 21वें दिन तक ये बड़ा होता है कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद में धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और रिग्रेस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर बाद में कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिगेंस। क्या बोला जाए फेजेस के नाम, डे 1 टू डे 14 फॉलिकल फेज। फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का साइज बड़ा होना किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा हार्मोन है जो फॉलिकल का साइज बढ़वाता है, LH और FSH। FSH का काम है फॉलिकल्स का साइज बढ़ाना, LH का काम है होगी क्या करवाना, यस इसको रिलीज करवाना, अंडोत्सर्ग करवाना। देन इसके बाद वाला जो फेज है 28 डेज तक, कौन सा फेज बोलते हैं इसको, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ईट व्यवस्था बोल सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में यूट्राइन साइकिल, यहां पे हम लोग थे, यूट्राइन साइकिल के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। देखो क्या होता है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि सपोज पहले यूट्रस का साइज इतना बड़ा था, धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये टूटने लग गया है, साइज जो है वो छोटा होने लग गया, एंडोमेट्रियम वाली लेयर कम हो गई, एंडोमेट्रियम टूट गई। सर जी ल्यूटियल, हेलो सर। हाँ जी सर ये सर ल्यूटियल फेज को आप हिंदी में क्या बोले? टीथ व्यवस्था बोल सकते हो, टीथ व्यवस्था। यस सर। और ये जो मैं बना रहा हूँ क्या है, ये ब्लड है जो 1 से 5 दिन तक हम देखते हैं लॉस होता है। कितना अमाउंट ब्लड लॉस होता है, अराउंड 40 ml के आसपास या 40 to 80 ml तक ब्लड लॉस। उससे ज्यादा लॉस होगा तो वो एब्नॉर्मल कंडीशन। अब ग्रेजुअली क्या होता है, अब ग्रेजुअली इसका साइज बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इसके साइज के बढ़ने में भी हेल्प करेगा। धीरे धीरे इसके अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वो सब बढ़ने लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में 14th डे के बाद क्या होता है, अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। किसकी वजह से, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना इसकी वजह से। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा थिक ग्लैंडुलर वास्कुलर ऐसा होता है, इसके ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, इसके अंदर स्राव जो है वो बढ़ जाएगा। और जब तक एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा तब तक ये इतना फूला हुआ सा, देखो एंडोमेट्रियम इतनी पतली, जब शेड ऑफ हो गई तब, और धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किस लिए बढ़ती जा रही है, आखिर क्या चाहता है, ये तैयार कर रहा है अपने आप को किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। यस, प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन जो एनसीडी डायग्राम देखोगे उसके अंदर यहाँ पर क्या करेगा, ब्लड वेसल्स वगैरह भी ऐसे ड्रॉ कर रखे। यहाँ पे तो ब्लड वेसल्स टूटेंगे, डेड होंगे, डीजनरेट होंगे, कम हो जाएंगे। और इन फेजेस के अंदर वो ग्रेजुअली बढ़ेंगे, उनकी ब्रांचिंग जो है वो हाईली और ब्रांच हो जाएगा, हाईली कॉइल्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स जो है वो आर्टरी वेन्स और इनके अंदर ग्लैंड्स वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं ताकि इसका सिक्रेशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ये ब्लड वेसल्स मैंने बना दिए। थिकनेस यहाँ पर अब एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो कम होगा तो थिकनेस कम हो जाएगी, कुछ इस टाइप से। तो ये जो साइकिल है ये यूट्राइन साइकिल है। इस यूट्राइन साइकिल में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज, ये 1 to 5 डेज है, 7 यहाँ बनाया ना, तो ये 1 to 5 डेज। किस अवस्था को क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे, बोलो? आर्तव प्रावस्था। आर्तव प्रावस्था या मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज, आर्तव प्रावस्था। फिर इसके बाद में क्या देख रहे हो, इसके बाद में जब तक ओवुलेशन हो रहा है 14th डे तक इसका साइज ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या, जितने ये बढ़ता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? कूट की प्रवस्था, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज तो हमने किस रेस्पेक्ट में बोला है, देखो फॉलिकल डेवलप हो रहा था उस रेस्पेक्ट में 1 to 7। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यूट्रस की वॉल जो है वो बड़ी हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है, प्रोलिफरेटिव फेज। यानी फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसमें कोइंसिडेंस से दोनों लगभग मिलती जुलती सी प्रवस्था है। प्रोलिफरेटिव फेज को बोलते हो प्रचुरोद्भव प्रवस्था, प्रचुरोद्भव प्रवस्था। प्रचुरोद्भव प्रवस्था में ओवरी में क्या चल रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उसको हमने फॉलिकुलर फेज बोल दिया था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यूट्रस की वॉल है उसकी थिकनिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज बोल देते हैं। फिर इसके बाद में कौन सी व्यवस्था आ जाएगी, इसके बाद में सिक्रीट करने लग जाएगा क्या, यहाँ पर थिकनिंग बढ़ गई, सिक्रेशंस वगैरह बढ़ जाएंगे, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं, इसके बाद वाली जो व्यवस्था है इसको क्या बोल दोगे, सिक्रेटरी फेज, स्रावी अवस्था। समझ गए क्या, ये तीनों अवस्थाओं का नाम क्लियर हो गए? इसको बोलते हैं स्रावी अवस्था, स्रावी अवस्था, सिक्रेटरी फेज। क्लियर हो गई ये बातें? तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज ये दोनों कॉमन हो गई। प्रोलिफरेटिव और फॉलिकल लगभग साथ साथ चल रहा है, लेकिन प्रोलिफरेटिव के साथ में यहाँ पर ब्लीडिंग फेज भी है 1 to 5 डेज। क्या अवस्थाएं क्लियर हो गई? अब अपने बुक्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक ही जैसे नाम दे दिए कि ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज और ओव्यूलेटरी फेज। ये वाला फेज जो है वो कौन सा है, इसका नाम नहीं लिखा हमने, ओव्यूलेटरी फेज। तो ये प्रवस्थाएं जो है किसके अकॉर्डिंग नाम दिए हुए कि उस टाइम पे ओवरी में क्या चल रहा है और उस टाइम पे यूट्रस में क्या चल रहा है। क्लियर हो गई क्या बात? अब ये सर किसके कंट्रोल में, हार्मोन के कंट्रोल। ये सारा का सर सर वो जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा? भाई यहाँ पर ओवरी के अंदर तो यही फेज होगा ना, ओवरी में थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो सर उसमें तो जो फर्टिलाइज नहीं होता जो एग वो भी तो बाहर आता है ना? हाँ तो उस टाइम उसके बाद ही तो डेवलपमेंट शुरू होगा शायद। हाँ, तो उसके बाद ही तो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। हाँ ओवरी देखो यहाँ पर ही ओवरी बाहर आ गया, बाहर तो यहाँ पर ही आ गया ना। यस नहीं सर, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वगैरह बना 28 डेज तक, फिर यूट्रस में से तो लेयर शेड ऑफ हो जाएगी और ओवरी जो है वो अपनी आगे की नेक्स्ट फॉलिकल जो है उनके डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देगा। आगे क्या बात समझ में? यस सर। इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस है वो, हार्मोन के अंदर चेंजेस, अब देखो जगह थोड़ी कम है, एक ही डायग्राम सारे हार्मोन। सर ये तीनों फेज का सर, हाँ सर बोलो बच्चे। सर ये तीनों फेज का स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बताइए ना। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है ओवरी के अंदर, मेंस्ट्रुएशन जब चल रहा होगा लगभग उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 to 5 डेज में जब इधर ब्लीडिंग चल रहा होगा उस टाइम पे अंदर फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो चुकी होगी ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज तो तुम मान के चलोगे 1 से स्टार्ट हो गई, कब तक के लिए, 13th डे तक, 13 दिन तक। 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन, तो उस फेज को हमने क्या बोल दिया, ओव्यूलेटरी फेज। फिर 14 के बाद यानी 15 से लेकर के 28 तक क्या हो गया, ल्यूटियल फेज। जब हम यूट्राइन साइकिल के अकॉर्डिंग नाम पढ़ रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल फेज, जिस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है 1 to 5 डेज। उसके बाद में यूट्रस की वॉल बड़ी हो रही है इसलिए प्रचुरोद्भव या प्रोलिफरेटिव फेज। और उसके बाद में जब एनएच का लेवल बढ़ गया यानी 14th डे के बाद में, तो उस टाइम पे इसकी थिकनेस बढ़ी रहती है, ये सिक्रेशंस ज्यादा करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। ये टाइम है, समझ गए सर ये सिक्रेटिंग फेज Thank को you, हिंदी sir. में क्या बोलेंगे?
स्त्रावी अवस्था, स्त्रावी प्रावस्था। सर अब देखो हार्मोन, देखो क्या होता है कि हम देखते हैं दो हार्मोन जो है वो मेनली ओवेरियन साइकिल पे कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से दो हार्मोन? LH और FSH। LH और FSH दो हार्मोन जो है वो इस पे काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यदि मैं FSH की बात करूं तो FSH हार्मोन का लेवल फॉलिकुलर फेज के अंदर ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ेगा कुछ इस तरीके से। ये FSH का लेवल है जो बढ़ रहा है, ठीक है। FSH का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, हालांकि अपने एनसीईआरटी के अंदर एक लगभग लाइन पे बनाया हुआ है, बट कुछ इस तरीके से आता है, थोड़ा बढ़ता है और फिर एकदम से क्या होगा। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना कि FSH का लेवल प्यूटरी सीक्रेट कर रहा है, ये लेवल जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। एक साथ, बहुत ध्यान से सुनना, एक साथ ओवरी में सिर्फ एक फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट नहीं होता है, लगभग 20 फॉलिकल एक साथ, 15 से 20 फॉलिकल एक साथ डेवलप होने स्टार्ट होते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे FSH हार्मोन जो सीक्रेट हुआ था पिट्यूटरी से, उसने क्या किया है, उसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया है ताकि वो किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करे, वो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होने की कोशिश करे। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, कुछ पहले डेवलप होना स्टार्ट हो गए, कुछ उसके बाद में डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो सपोज यहां तक मान लो 7-8 दिन तक का टाइम मान लो, जब ये बड़ी हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे FSH का लेवल थोड़ा सा कम होता है, या फिर ऐसा समझ लो कि जो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है उसकी ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है वो इनहिबिन का सिक्रेशन करने लग जाती है। किसका सिक्रेशन करने लग जाती है? इनहिबिन का। तो इनहिबिन के सिक्रेशन की वजह से FSH का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, और जो पीछे रह गई थी, यानी एक जो सबसे मैच्योर हुई वो क्या होगी, वो डोमिनेट हो जाएगी, वो अपना मैच्योर होकर के बैठ गई। लेकिन उसने क्या किया, इनहिबिन सीक्रेट कर दिया, जिसकी वजह से बाकी जो अभी इससे पीछे वाले स्टेज में थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाएगा। क्या तुमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक बार जब ओव्यूलेटरी साइकिल चलता है तो एक ही एग जो है वो मैच्योर होती है, एक ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होकर के रिलीज होती है? पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक ही एग मैच्योर होता है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से कि ओवरी के अंदर जब फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा तो उसमें ग्रेजुअली 15 से 20 तक फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होते हैं FSH के रिस्पांस में। लेकिन उनमें से एक फॉलिकल डोमिनेट करता है, वो ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है, या वो बाकी के रिलेटिवली जल्दी मैच्योर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनहिबिन बनता है, FSH का लेवल कम होता है थोड़ा, और जो मैच्योर हो गया वो ठीक है, बाकी डीजनरेट हो जाता है। इसीलिए एक ओवेरियन साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर के रिलीज होता है। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर वो टर्म क्या होगा कि 20 में से एक मैच्योर हो गया और 19 जो है वो डीजनरेट हो गए, पीछे रह गए थे, डीजनरेट हो गए। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लास्ट लेक्चर में ही बताया था, क्या बोलोगे? एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया का नाम पढ़ा था, याद है? यस सर। फॉलिकुलर एट्रेसिया की जो बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, दैट इज नोन एज एट्रेसिया। तो एट्रेसिया हो गया, बाकी नष्ट हो गए। यही रीजन होता है कि सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 14th डे के आसपास FSH का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। कुछ इस तरीके से एक ग्राफ जो है वो FSH का हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। LH का ग्राफ देखिए यदि, तो LH जो है उसका लेवल यदि हम इसके कंपैरेटिव देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये इसको डॉटेड बना तो अपने को और LH जो है उसका लेवल ग्रेजुअली क्या होगा, बढ़ेगा। कौन से दिन पे जाकर के मैक्सिमम हो जाता है, जब FSH का लेवल एक लेवल से ज्यादा हाई होगा, तो ये क्या करता है, ये FSH का लेवल एक लेवल से हाई होता है तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और इस तरीके से LH सर्च करवा देता है। कौन से दिन पे? LH सर्च 14 दिन।
रीजन क्या है? LH हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर दो हार्मोन दिख रहे हैं तुमको, ये ऊपर डॉटेड वाला जो बनाया है मैंने, डॉटेड लाइन जो मैंने यहाँ पर बनाई है वो LH के लिए बनाई है, और कंटीन्यूअस लाइन जो बनाई है वो FSH के लिए बनाई है। ये दो हार्मोन के बारे में पता पड़ा कि FSH हार्मोन जो है वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है, उसकी ग्रोथ करवाता है। एक टाइम के बाद में हम क्या देखते हैं, FSH का लेवल जो है वो इनहिबिन की वजह से FSH की एक्टिविटी कम होती है, बाकी फॉलिकुलर का एट्रेशिया होता है जो डेवलप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, FSH का लेवल पिट्यूटरी इसके बाद वापस से 14th डे के आसपास सडनली FSH का लेवल जो है वो भी बढ़ता है। अब FSH का लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक उल्टी चीज है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। जब तुम पढ़ते हो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, तो वहां पर तुम क्या देख रहे थे, मेल याद करो, मेल के अंदर बताया था कि FSH LH इन दोनों का लेवल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि नेगेटिव फीडबैक जाएगा? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जाएगा। पढ़ा था तुमने, LH और FSH का लेवल ज्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, स्पर्म ज्यादा बन रहा है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। यहाँ पर उल्टा होता है। इस बार नीट में आया था क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बच्चे गलत तो क्या कहते, क्या होता है कि जो 14th डे के आसपास FSH का लेवल बढ़ता है, यानी 12 to 13 डेज पे FSH का लेवल बढ़ता है, FSH का लेवल एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक नहीं देता बल्कि LH सीक्रेशन के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है कि अब LH को सीक्रेट करो, और उसकी वजह से क्या होता है, LH सर्ज हो जाता है। ये जो सडनली 14th डे के आसपास LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, LH सर्ज। LH सर्ज, LH का स्त्राव जो है वो सडनली बढ़ जाता है जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है। ये तो हुआ FSH और LH के बारे में। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है वो देखो। यहाँ पर एस्ट्रोजन बनाने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? एस्ट्रोजन को कौन बनाता है? दिखा इंटरना। तो क्या जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता जाएगा उसके अंदर थीका इंटरना का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या? यस, का लेवल बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। बढ़ेगा। तो यानी यहाँ पर मान लो एस्ट्रोजन का लेवल कम था, तो क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, और फिर क्या हुआ, फिर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद रिलीज हुआ, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, फिर से कम, डिक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल फॉलिकुलर फेज के अंदर बढ़ रहा है, फिर जब ओवुलेशन हो जाएगा उसके बाद में इसका लेवल कम हो जाएगा। बाद में तुमने ऐसा पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, यानी बाद में यहाँ पर ये लेवल फिर बढ़ जाएगा। ये तो किसके बारे में बात हो गई, ये तो एस्ट्रोजन के बारे में बात हो गई। जब हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थीका इंटरना तो बहुत कम अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन बनाता है, बहुत लो लेवल है ये वाला। स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी कम है, कमी है। देखो प्रोजेस्टेरोन मेनली कौन बनाता है, कौन बनाता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जब बना ऑपरेशन के बाद में उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने लग जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और कम हुआ तो फिर क्या, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों हार्मोन का रोल पता पड़ गया। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो थीका इंटरना के डेवलप होते टाइम यानी फॉलिकुलर फेज में ज्यादा रहेगा, फिर कम हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम वाले फेज में, फिर से थोड़ा सा राइज करेगा प्रोजेस्टेरोन जितना। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रेट कर रहा है, इसीलिए ओव्यूलेशन के बाद में बढ़ेगा। और क्या होगा, यदि प्रेगनेंसी हो गई तब तो क्या रह जाता है, ये इसी लेवल पे ऊपर ही रह जाता है। प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या यस सर बोलते हैं। यस सर बोलते हैं। फेज में एंडोमेट्रियम इतना मोटा है, क्यों है एंडोमेट्रियम इतना थिक क्यों हो रहा है? सर वो चिपका के रखेगा ना। यस, ये थिक और
म्यूकस वाला चिपचिपा सा रहेगा, तो क्या होगा, एग जब आएगा फर्टिलाइज्ड एग तो उसको अपने पे अटैच होने और इम्प्लांट होने में हेल्प करेगा। यानी कि ये जो थिक, मैंने क्या बताया था, यूट्रस के अंदर वो चेंज है जिससे कि वो प्रेगनेंसी या जो कंसेप्शन है उसे कर पाए। तो कंसेप्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली लेयर मोटी चिपचिपी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट जो है स्टेज में जब एम्ब्रियो आ रहा है तो उसके अंदर पेनिट्रेट हो पाए और इससे जुड़ पाए। तो उसके लिए सिक्रेटरी फेज में होना जरूरी है। किसने करवाया वो काम, कौन से हार्मोन ने? प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन को कौन सा हार्मोन बोलेंगे? प्रेगनेंसी हार्मोन। हार्मोन बोलेंगे। आई बात समझ में? अब यदि हाँ बोलो बच्चे। यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यदि ये कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ये डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो उस केस में कार्पस ल्यूटियम धीरे-धीरे डिजेनरेट होने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लग जाएगा और फिर से कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरी साइकिल जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। क्लियर है? सर थोड़ा साइड हो जाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ बच्चे, साइड में हो जाओ। सर आपको नहीं देखेंगे बोल रहे। क्या बोल रहे हो? हो गया सर। सर गुस्सा हो गए आप लोग बोले। अब इसके बाद में इरेज कर दो ना अब तो। यस सर। इसके बाद में हम बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, नहीं इसके बाद में तुम्हें हार्मोनल जो एक्सिस अभी बात कर रहा था, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, उसके बारे में एक बार बता देता हूं। यहां पे देखो, हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। DNRH। गोनाडोट्रोपिन नहीं है बच्चे, गोनाडोट्रोपिन नहीं है, गोनाडोट्रोपिन मत बोलो, इससे गलत हो जाएगा। ये गोनाडोट्रोपिन नहीं है, ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन तो विभाजक बनकर भाई GnRH जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और ये GnRH का काम होता है गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने के लिए इंफॉर्मेशन देना। किसको? हाइपोथैलेमस। गोनेड्स को। गोनेड्स के ऊपर जाकर के वर्क कर रहा है, किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके रेस्पॉन्स में नहीं सॉरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन पहले किसके ऊपर वर्क करेगा? पहले ये जाकर के वर्क एंटी पिट्यूटरी जो है उसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जाकर के ये काम करेगा और इससे रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन, कौन? LH एंड FSH। LH एंड FSH। FSH का काम क्या है? मेनली फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और LH का काम क्या है? ओव्यूलेशन करवाना, ओव्यूलेशन करवा देगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और ओव्यूलेशन के बाद में क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनवा देता है? प्रोजेस्टेरॉन, इससे बना प्रोजेस्टेरॉन। यदि इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे? ये देंगे नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस और इवन पिट्यूटरी को। नेगेटिव, तो इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये सारा कंट्रोल होता है। इस एक्सिस को ही हम क्या बोल देते हैं? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मेल के अंदर पढ़ा था। क्लियर है बातें सारी? मेसोसाइकिल के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए सब बच्चों को?
यस सर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो बहुत सारी बुक्स हैं, उसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन हिस्टोसाइकिल के भी मिलेंगे। हिस्टोसाइकिल क्या होता है, हिस्टोसाइकिल के कौन-कौन से फेजेस होते हैं, किसमें होता है, तो किसमें होता है वो इंपॉर्टेंट है कि नॉन प्राइमेट जो है उसके अंदर हिस्टोसाइकिल होता है। क्या मेन डिफरेंस है वो मैंने तुम्हें बताया था, उतना ही सफिशिएंट है कि इसके अंदर जो सब पिट्यूटरी के नीचे क्या लिखे थे? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ उसके नीचे कुछ लिखे थे ना? एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, एंटीरियर अगर पालिज होते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसके ठीक है। तो वो इतनी बात बस ध्यान रखना काफी है। उसके अलावा एग्स के टाइप्स वगैरह जो हैं वो भी कई बार तुम्हें क्वेश्चंस में मिलेंगे कि क्या होता है माइक्रोलेसिथल, क्या होता है मीजोलेसिथल, क्या होता है मैक्रोलेसिथल, ऐसे सब एग के टाइप, क्या होता है टीलोलेसिथल, क्या होता है सेंट्रोलेसिथल। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। नीट एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है। ह्यूमन के रिलेटेड दिया हुआ है, ह्यूमन के रिलेटेड पूछा जाता है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर ध्यान रखना कि माइक्रोलेसिथल कंडीशन होती है। हमारे जो ह्यूमन के अंदर एग होता है उस एग के अंदर यॉक का अमाउंट कम होता है, वो यॉक पूरे साइटोप्लाज्मिक तरीके से होता है। यॉक जो है किस टाइप का है हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रोलेसिथल एग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि योग जो है इज वेरी लो। योग क्या होता है, क्या तुमने अंडा खाया क्या? यस सर। सर बात कर रहा हूं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, इंसानों का अंडा कहाँ खाया? नहीं नहीं मुर्गी का सर। मुर्गी का अंडा खाया सबने। तो मुर्गी के अंडे नो सर। की व्हाइट वाला पार्ट होता है और येलो वाला पार्ट होता है। ये येलो वाला पार्ट है, ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, मुर्गी के अंडे में जो ये शेल होती है, शेल कवच होता है उसको व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का, प्राइमरी मेम्ब्रेन है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? याद है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एग मेम्ब्रेन बताया था मैंने। जैसा जो खुद बनाता है वो प्राइमरी रहेगा। जो एग खुद बनाता है वो प्राइमरी, जो ओवरी से बना सेकेंडरी और फिलोपियन ट्यूब वगैरह में आने के बाद में ओवरी से बना वो टर्सरी। तो टर्सरी होता है ना, ये टर्सरी एग मेम्ब्रेन। चलो उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करें ये वाला पार्ट जो येलो येलो है, यही होता है यॉक। सर जी एक बार और रिपीट कीजिए ना प्लीज। हिंदी में बोलते हैं यॉक को पीतक। ये पीतक है। आखिर इस पीतक का काम क्या होता है? सर न्यूट्रिशन देता है ये। हाँ, ये क्या करेगा, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको खाना देने का काम करता है। तो क्या इंसानों के अंडे में यॉक की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि उससे प्लेसेंटा देता है। तो तुमको कंसेप्ट समझना है कि हमारे एग के अंदर, ह्यूमन एग के अंदर माइक्रोलेसिथल कंडीशन है, बर्ड के एग के अंदर मैक्रोलेसिथल कंडीशन है। योग में एग में योग बहुत कम होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। रीजन बीइंग कि हमारे अंदर एम्ब्रियो जो है वो प्लेसेंटा से अटैच रहेगा, तो उसको प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा योग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा नहीं है। जो एग रिलीज हो गया, फर्टिलाइज है, उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा तो उसे खाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो उनके अंदर योग ज्यादा होता है। कांसेप्ट क्लियर हो गया क्या? यस सर। और योग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। एक सर योग जो है वो कम होता है ना, एब्सेंट तो नहीं होता? कम होता है, एब्सेंट बिल्कुल नहीं बोलोगे, कम होता है। वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस एक टर्म जो है वो ध्यान रखना। वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ योग फॉर्मेशन। योग के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? वाइटेलोजेनेसिस। सर जी हिंदी में भी वाइटेलोजेनेसिस बोलेंगे क्या? हाँ, इसको हिंदी में भी वाइटेलोजेनेसिस ही बोलते हैं, और या फिर लिखा हुआ मिल सकता है पीतक निर्माण, या तो वाइटेलोजेनेसिस या पीतक निर्माण। देन इसके बाद में देखो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बात हमने जब बेसिक पढ़ रहे थे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसी टाइम पे बात कर ली थी। क्या
कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर 1 14 28 7 20 एग किस दिन रिलीज हुआ? इस दिन ओव्यूलेशन। क्या एग जो है इसके ऊपर कुछ सेल्स भी होती है क्या? यस, कोरोना रेडिएटा और कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। कौन से दिन पे? 14th डे पे ओवुलेशन हुआ। अब यदि स्पर्म इस दिन यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? टाइमिंग की बात कर रहे हैं, पहले हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं। यदि 14th डे पे रहेगा तो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्पर्म जो है वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। वैसे नॉर्मली बात करें तो 24 to 48 आवर, इतने टाइम तक ही वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में वो थोड़ा ज्यादा दिन भी, 2 दिन के बदले 3 दिन भी सर्वाइव कर सकता है ना। तो इसके आसपास के 2-3 दिन, यानी 14 को रिलीज हुआ तो 15, 16, 17 उन दिनों तक भी चांसेस है कि स्पर्म यदि वहां पर रहा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एग डेवलपमेंट टिप के थ्रू आ रहा है और स्पर्म जो ये इधर से जा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होंगे कब? 14 के आसपास। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि हम क्वार्टस का जो जो कॉपुलेशन है या मैथुन है उसका समय ऐसा रखें कि निषेचन ना हो और बच्चा ना हो, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? सेफ पीरियड। 2 पीरियड होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग, 2 पीरियड होते हैं। एक होता है सेफ पीरियड और दूसरा होता है रिस्क पीरियड। ये वाला पार्ट जो है ना वो ह्यूमन हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी आता है, लेकिन अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है तो साथ में ये बता दूंगा तो तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है सेफ पीरियड और क्या होता है रिस्क पीरियड। अब क्या होता है, मान लो कॉन्डोम यूज नहीं कर रहा है और जो कपल है वो चाहता है कि हम कॉन्डोम यूज ना करें और सेफ भी रहे, मतलब बेबी भी ना हो, तो उसे आइडिया होना चाहिए इस चीज कि क्या होता है सेफ पीरियड और क्या होता है रिस्क पीरियड। तो 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन का टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है क्या? यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कि फीमेल ने सपोज 1 to 5 डे काउंट किया ब्लीडिंग का, है ना, और उसके बाद वो काउंट कर लिए 14th डे ओवुलेशन का, और 28th डे जो है वो डे के बाद में फिर से साइकिल रिपीट होगी, ब्लीडिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन जो है वो वेरिएबल होता है। कॉमनली देखा होगा, फीमेल्स को तो आइडिया होगा कि ब्लीडिंग जो है वो बोलते तो है 28 डेज, लेकिन हमेशा रेगुलर नहीं होता इतना कि 28 पे ही हो सकता है 2 दिन डिले हो गया, 3 दिन डिले हो गया, एक बार 1 वीक भी डिले हो जाता है। यस सर। तो वो जो डिले हो रहा है ना वो इस वाले फेज में डिले नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिले नहीं हो रहा। प्रोलिफरेटिव वाला जो फेज था या फॉलिकुलर फेज था उसमें डिले नहीं होता, मोस्टली वो डिले किसमें होता है? इस वाले फेज में होता है, ओवुलेशन के बाद से लेकर के, और यानी ल्यूटियल फेज जो है उसमें डिले होता है कि उसमें कार्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने में टाइम ज्यादा लग गया और ऐसा सब हो गया। ठीक है, तो मोस्टली ध्यान रखना कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 के बदले 30 डेज का हो गया, मान लो 35 डेज का हुआ, तो जो इलोंगेशन हुआ है कौन से फेज का हुआ है? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज का इलोंगेशन मोस्टली होता है, वो लंबा हुआ है। ठीक है, बट स्टिल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ओवुलेशन जो है वो 14 के बदले किस रीजन से 15वें दिन हो गया या 16वें दिन हो गया या 13वें दिन। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके आसपास के जो 7 डेज है, यानी 3 दिन पहले 3 दिन बाद, 3 दिन पहले 3 दिन बाद, वो वाला टाइम जो होता है वो रिस्क वाला, भयानक रिस्क वाला। यानी यदि कॉपुलेशन जो 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा था और कॉपुलेशन जो है वो 10th डे पे हुआ है या 18th डे पे हुआ है, तो ये बीच वाला जो टाइम होगा ना, ये तो बहुत ही खतरनाक टाइम है। इस टाइम पे चांसेस है कि स्पर्म जो है वो 2-3 दिन रुक जाए या एग जो है वो 2-3 दिन बाद रिलीज हो जाए और स्पर्म जो है उसमें मिल जाए उसे, तो ऐसे चांसेस होते हैं। इसीलिए इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिस्क फेज, रिस्क पीरियड। ओवुलेशन के पहले और बाद के जो कुछ टाइम होता है 3-4 तो बहुत रिस्क है, बट यदि हमें सेफ और रिस्क रहना है तो मान के चलो कि 7 डेज पहले 7 डेज बाद, ये एवरेज टाइम है कि 7 डेज पहले 7 डेज बाद, यानी
ओवुलेशन के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद जो है, यदि उस टाइम पे कॉपुलेशन होता है तो रिस्क रहेगा। जितना 14 के पास में है उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे किसके, फर्टिलाइजेशन होने के। यानी कोई कपल है वो चाहता है कि वो बहुत बार ट्राई कर रहा है कि ना बच्चे हो जाए मेरे, बहुत ट्राई कर रहा है वो बार, ठीक है, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है, वो किसी भी दिन ट्राई करता है, बाय चांस क्या हो रहा है, वो ट्राई कर रहा है इस वाले दिन में, फर्स्ट 1 to 7 days और 21 to 28 days, इसमें ट्राई कर रहा है वो बार, रिप्रोडक्शन करता है, कॉपुलेशन करता है, दोनों कपल जो है वो कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन कॉपुलेशन, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा है, बेचारे बहुत परेशान है। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि भाई परेशान मत हो, टाइमिंग गलत है तुम्हारी, टाइमिंग गलत है। ये वाला फेज जो है 1 to 7 days और 21 to 28 days, ये वाला पीरियड तो कौन से में आता है, सेफ पीरियड में आता है। इस टाइम पे यदि आपने कॉन्डोम यूज नहीं भी किया हुआ है तो बच्चा होने का चांस नहीं, सेफ है, टोटली सेफ है, ये फुल्ली सेफ। इसमें क्योंकि इतने दिन तक ना स्पर्म वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, ना ओवुलेशन में इतना ज्यादा डिफरेंस आता है, तो इसीलिए ये वाला फेज जो है वो कौन सा होता है, सेफ फेज, सेफ पीरियड 1 to 7 और 21 to 28 डेज वाला जो टाइम है वो सेफ पीरियड में इंक्लूड होगा। और यदि 7 to 21 डेज वाले पीरियड की बात करें तो ये वाला पीरियड जो है ये रिस्क पीरियड में आएगा, ये रिस्क पीरियड आएगा। और यदि कोई कपल है जो चाहता है कंसीव करना, वो चाहता है कि ना कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसे इस 14th डे और इसके आसपास में कॉपुलेशन करना चाहिए, संभव करना चाहिए, उस केस में प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये वाला पीरियड जो कौन सा है, रिस्क पीरियड है। समझ गए क्या, कांसेप्ट क्लियर हो गया सबको? किसके अकॉर्डिंग, ओवुलेशन डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए 14th डे के आसपास में स्पर्म जो है उसका फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि ऐसा होगा तो उस केस में फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बता दो। फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल। सर जी, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। हाँ ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ sperm with ovum और egg, ovum और egg। अब ये कुछ स्टेप्स में होगा, ये प्रोसेस जो है उसे हम कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू एग। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत शॉर्ट में बता दिया, बट मैं तुमको थोड़ा सा चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि तुम्हारा कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू एग। स्पर्म जो है वो एग तक कैसे पहुंच रहा है उसकी बात करेंगे हम। देन उसके बाद में स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या दोनों का जो गैमेट है वो सेम स्पीसीज वाला ही होना चाहिए, अलग अलग स्पीसीज में भी हो जाएगा क्या फर्टिलाइजेशन? पढ़ा है हमने स्पीसीज की डेफिनेशन, पॉसिबल नहीं है, सेम होना चाहिए। किस तरीके से इसका एग जो है वो स्पर्म को रिकॉग्नाइज करता है, उनके बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद में थर्ड हम पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स, या पहले पढ़ लेंगे बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद एग। स्पर्म जो है वो एग को बाइंड कैसे करता है, कैसे ये पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद में देन क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इन एग। एक ही स्टेप हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप हो जाएगा क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल यानी स्पर्म एंड एग, स्पर्म फीमेल प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं उसे, उनका फ्यूजन कैसे होता है। तो प्रोसेस को हम इतने स्टेप्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या क्या। सबसे पहले ट्रांसफर कैसे हुआ एग तक, फिर एग को कैसे रिकॉग्नाइज किया, उस टाइम पे इंटरेक्शन कैसे हुआ, फिर कैसे वो मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद में कैसे न्यूक्लियस का ट्रांसफर होगा एग के अंदर, और अल्टीमेटली उनके न्यूक्लियस मेल फीमेल के जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नॉर्मली मैमल्स में हम क्या बोलते हैं, मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों कंडीशन है। कुछ मैमल्स है, मोस्टली मैमल्स के अंदर क्या होता है, कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है किसके अंदर, एग के अंदर। मैमल की बात करें तो यदि मैमल के लिए पूछा जाए तो क्या बोल दोगे, यस कंप्लीट स्पर्म एंटर्स इन एग। लेकिन यदि ह्यूमन के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो जाएगा और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो पता है, यहाँ पर जैसे मुझे कल किसी बच्चे ने पूछा था, उसने बोला कि सर आंसर जो है वो दे रखा है कंप्लीट स्पर्म, पूछा था ना तुम में से किसी बच्चे ने कल क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ स्पर्म एंटर्स इन एग, स्पर्म का कौन सा भाग अंडे के अंदर एंटर करता है। ऑप्शन दिया हुआ है हेड ओनली, हेड एंड मिडल पीस, हेड मिडल पीस एंड टेल। तो क्या आंसर होगा, और कंप्लीट स्पर्म। तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था कंप्लीट स्पर्म, और मैंने कल ऑब्जर्व किया कि जो बहुत सारी बुक्स है उन्होंने इसका आंसर कंप्लीट स्पर्म ही दे रखा है, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखना, कंसेप्चुअली वो गलत है। ह्यूमन के अंदर पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, ह्यूमन के अंदर एंटर करता है न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। कैसे एंटर करता है, क्या करता है, वो मैं बताऊंगा। हाँ, यही क्वेश्चन मैमल के लिए दिया हो कि मैमल्स के अंदर क्या होता है, तो मैमल्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है। वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, उस क्वेश्चन में ह्यूमन की जगह मैमल होना चाहिए था, तब उसका आंसर सही था। तो देखो सर क्या एंटर करते हैं, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था ना स्पर्म के अंदर, याद करो सर जी। हाँ बच्चे, सर ह्यूमन में तो जो स्पर्म है वो पूरा इंटर करेगा, लेकिन निषेचन के टाइम सिर्फ हेड वाला पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करेगा। नहीं, निषेचन के टाइम पे एग के अंदर जो एंटर करता है वो सिर्फ यहाँ से न्यूक्लियस, इसका एग का न्यूक्लियस, और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है यही जाता है, पूरा नहीं जाता है। जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो गलत लिखा हुआ है, जहां पर भी तुम ये पढ़ रहे हो गलत लिखा हुआ है। कहां पे पढ़ा तुमने, मॉड्यूल में, किसी मॉड्यूल में पढ़ा क्या सर जी? मैमल्स के लिए दिया हुआ है, ये इसमें नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हेड ही पहुंचता है करके, पूरा स्पर्म ही दिया है। तो ऐसे पूरा स्पर्म जो है वो एग का जब कॉर्टिकल रिएक्शन होता है उस टाइम पे बाकी पोर्शन बाहर रह जाते हैं। ऐसा हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट है ना, विकिपीडिया पे ह्यूमन, विकिपीडिया तो पढ़ते ही हो तुम लोग, विकिपीडिया पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना, और पढ़ना क्या, सिर्फ डायग्राम देखना उसका जो फोटो दिया हुआ है स्पर्म के एंटर होते हुए, उस फोटो में स्टेप्स में लिखा हुआ है स्टेप 1 2 3 4 क्या स्टेप है, वो डायग्राम देख लेना, तुम्हें पता पड़ जाएगा। बाकी मेडिकल बुक पढ़नी है तो क्या सर ट्रू मैन में भी ऐसे ही दिया है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया बच्चे, मैं तुमको क्यों ये बात बता रहा हूँ, मैं सीधे आगे बढ़ जाता है, मैं तुमको क्यों बताया कि बुक्स के अंदर ये दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है ना, वो बुक्स के अंदर गलत दिया हुआ है। वो मैमल की बात जो है ना, मैमल्स के अंदर जो जनरली होता है वो बात ह्यूमन के लिए देखी, बट बहुत सारे मैमल ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ह्यूमन एक्सेप्शनल है, जिसके अंदर सिर्फ जो है वो न्यूक्लियस आता है। और मैं रेफरेंस बता रहा हूं तुम्हें, दो रेफरेंस बता देता हूं, एक तो गैनोम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी देख लेना, फर्स्ट ईयर मेडिकल की बुक है गैनोम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, वहां से देख लेना, या फिर विकिपीडिया तो सब पढ़ते ही हो, तो विकिपीडिया पे एक फोटो देख लेना, उसमें तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा समझ से। देखो अब क्या बात करें, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू एग। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कॉपुलेशन हुआ। कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाता है किसके अंदर, वजाइना के अंदर, यानी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ इजैकुलेशन,
इजैकुलेशन हिंदी में बोलेंगे स्खलन। सबसे पहले स्खलन हुआ, स्खलन होने के साथ ही क्या हो गया, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन। वीर्यसेचन हो गया, मतलब इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, वीर्य का स्पर्म का निकलना। हाँ, शिश्न से स्खलन। ठीक है, निकलना। और उसके बाद में इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, वीर्य का योनि में प्रवेश, मादा के योनि में प्रवेश। ठीक है, ये दो प्रोसेस है। वीर्य सेचन भी बोलेंगे ना सर? वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन को वीर्यसेचन बोलते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ से इस स्पर्म को पहुंचना है कहाँ पे, इस स्पर्म को पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब में, और वो भी फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट, एम्पुला पार्ट, यहाँ से वीर्य को पहुंचना है। सर रुक गए क्या? कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेंगे, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो स्पर्म को जाने से रोकेंगे। दोनों टाइप के फैक्टर होंगे क्या? कौन से फैक्टर होंगे जो स्पर्म को जाने से रोकेंगे? बोलो। एसिडिक नेचर। यस, वेरी गुड। यानी जो रोक रहे हैं, इनहिबिट स्पर्म ट्रांसफर। कौन से फैक्टर हैं जो स्पर्म के ट्रांसफर को इनहिबिट कर रहे हैं? ये बच्चे ने बोला कि लो पीएच, एसिडिक पीएच जो है वो उसे मोटिलिटी को कम कर रहा है। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही। और भी कोई फैक्टर? और भी कोई फैक्टर हो सकता है क्या? और फैक्टर होता है कि यहाँ पर ये जो म्यूकस है, यदि यूट्रस की म्यूकस की बात करें तो क्या है, म्यूकस वाली लेयर जो है वो थोड़ी थिक सी लेयर होगी, थिक और चिपचिपी सी लेयर होगी, तो वो लेयर इसको आगे जाने से रोकेगा। यानी कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रेटेड बाय यूट्रस, जितना थिक म्यूकस होगा उतना ही वो उसको आगे जाने से रोकेगा। दो रीजन पता पड़ गए। और भी कोई रीजन हो सकता है क्या? जैसे कुछ ग्लैंड का सिक्रेशन, भाई वो म्यूकस सिक्रेशन हमने बोल दिया, ग्लैंड का सिक्रेशन है। उसके अलावा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय द सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, जो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स है जो बॉडी को बचाते हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन पार्टिकल आया, भाई फीमेल की बॉडी के लिए तो स्पर्म जो है वो क्या है, वो कोई विदेशी चीज आ गई है जिसको वो जानता नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो क्या करेगा, जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है हमारी, वो उनको भक्षण कर लेते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब भक्षण, स्पर्म का भक्षण, शुक्राणुओं का भक्षण। तो कुछ कोशिकाएं वहां पर होती हैं जो इन शुक्राणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो ये चीजें जो है वो क्या कर रही है, वो स्पर्म को ट्रांसफर होने से रोक रही है, इनहिबिट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। कुछ फैक्टर जो है वो इसे प्रमोट करेंगे। ये तो इनहिबिट कर रहे हैं, प्रमोट कौन करेगा बताओ? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोमोटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। बच्चे प्रोस्टाग्लैंडिन तुमने बताया, कैसे तुमको पता है? याद करो, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था सिक्रेशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, उस टाइम पे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? एल्केलाइन निकालते। हमने पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो, यानी क्रमाकुंचन गतियां होती, संकुचन होना स्टार्ट होता है उल्टी डायरेक्शन में। जब ये यहाँ से ऐसे क्रमाकुंचन करेगा, फिर ऊपर वाला पार्ट, फिर फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट ऐसे कांटेक्ट करेगा, तो क्या होगा, एक सक्शन डेवलप होगा। उस सक्शन की वजह से स्पर्म जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। किसने करवाया ये काम? ये काम प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने करवाया। दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है यहाँ पर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेशन। पहले भी बात की थी योग्यता अर्जन की बात की थी मैंने।
वेजाइना के अंदर क्या होता है, वेजाइना के अंदर पहले जो स्पर्म सिक्रेट किया, इजैकुलेट किया, वो कैसा था, वो क्लॉट की तरह था, थक्का बना हुआ था। याद है क्या, फाइब्रिनोजन किसमें Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फाइब्रिनोमैक्सिन ने क्या किया, उसे तरल बना दिया वापस से, हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और साथ में क्या होता है, इसकी मोटिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम और साइक्लिक एएमपी जो है वो काम करते हैं, और क्या होता है, इसकी टेल की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है। तो कौन प्रमोट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैपेसिटेशन हो रहा है, कैल्शियम साइक्लिक एएमपी वगैरह जो है वो इसको हेल्प करते हैं, और साथ ही ऑक्सीटोसिन। सर एएमपी का फुल फॉर्म? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, बच्चे साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो मैसेंजर का काम करता है, सेल के अंदर मैसेंजर है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने का मैसेज देता है। सर सेकेंडरी मैसेंजर है क्या? क्या बच्चे? सेकेंडरी मैसेंजर है। यस बच्चे। तो उस तरीके से ये क्या करते हैं, कैल्शियम का इंटेक बढ़ा के और इसकी मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसके अंदर, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, स्पर्म जो है वो मूव करके कहां पहुंचने लग जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू एग, यानी स्पर्म को एग की तरफ जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ फैक्टर इसे इनहिबिट करेंगे, कुछ फैक्टर इसे हेल्प करेंगे। और एक और भी रिसेंट, यदि मैं तुमको एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुछ साइंटिस्ट का बिलीव ऐसा भी है कि यहाँ पर दो फैक्टर और हैं जो काम कर रहे हैं। एक फैक्टर है पीएच, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं हम देखते हैं पीएच रिलेटिवली एल्कलाइन होता है, यहाँ पे ज्यादा एसिडिक होगा, इधर कम एसिडिक होगा वो। और दूसरा फैक्टर वो मानते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इसके कंपेयर में अंदर की तरफ टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली 0.5 to 1 डिग्री जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी ये स्पर्म जो है वो मूव करते हैं। लेकिन ये जस्ट हाइपोथेसिस है, ऐसा साइंटिस्ट सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भाई स्पर्म चला गया, अब स्पर्म को डायरेक्शन कौन बता रहा है? स्पर्म मान लो चला गया तो स्पर्म को किसने बताया कि एग किधर है, किधर जाना है? तो कुछ केमिकल है या कुछ इस टाइप की चीज है। तो उनका मानना है कि ये टेम्परेचर या पीएच जो है और इनके रेस्पॉन्स में ये जाता है, साथ में इसको जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से स्पर्म का ट्रांसफर हुआ। सर हाँ बच्चे, सर कैल्शियम और सीएएमपी का एक बार और बताइए ना। सीएएमपी साइक्लिक एएमपी को बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म भी पढ़ा क्या, एटीपी? सर वर्किंग कैसे वर्क करता है उसको? तो ये मैसेंजर है बच्चों, ये क्या होता है, ये सेल के अंदर बनते हैं, फिर ये किसी रिएक्शन में रिएक्शन को कैटलाइज करवाने में हेल्प कर देते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन को करवा रहा है उन रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं। सर आप ये हेलो सर आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन इसका क्या बताएं? प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, सीमेन में प्रेजेंट है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट कर देता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो मूव करना स्टार्ट करे। एग की मूवमेंट को कौन फैसिलिटेट करेगा, एग की मूवमेंट को कौन बढ़ाएगा बताओ? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर स्पर्म कितने टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकता है? टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर पर ही सर्वाइव करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, 2 डिग्री से ज्यादा हुआ तो बढ़ जाएगा, वो 2-3 डिग्री से ज्यादा है ना, बहुत स्पेसिफिक रेंज है वो, ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं। हाँ, लो टेम्परेचर पे हम उसकी एक्टिविटी को कम करके स्टोर कर सकते हैं, इनएक्टिव हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे हम स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन इनएक्टिव हो जाएगा। देन दूसरा देखो आप, स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद एग। अब स्पर्म और एग के ऊपर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, जो एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है जानते हो क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है जानते हो क्या? यस सर। आजकल कोरोना के बारे में पढ़ रहे हो? यस सर। कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो बन जाती है, या एंटीबॉडीज जो है उसको यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। क्या है? सरफेस के ऊपर एंटीजन है। इस एंटीजन को
कोई एक फैक्टर होता है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री है वो इसे पहचानता है, तो उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। ये यदि एंटीजन है तो ये एंटीबॉडी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर एग और स्पर्म के ऊपर होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन का एग ह्यूमन के स्पर्म को रिकॉग्नाइज करता है और वो दोनों जुड़ते हैं, जुड़ने में उनको हेल्प करता है। कौन सा केमिकल? फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर। किसके? ये these are glycoproteins present on फर्टिलाइजिंग। किसकी सरफेस पे होता है? एग की सरफेस पे। ये पूछते थे बाकी बताओ फर्टिलाइजिंग किस पे होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग किस पे होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग किसके ऊपर होता है? स्पर्म की सरफेस पे। तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग कैसे वर्क कर रहे हैं? वर्क लाइक एंटीजन एंटीबॉडी, वर्क लाइक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो जैसे एंटीजन अपने एंटीबॉडी जैसे अपने एंटीजन को पहचान लेता है, वैसे ही ये पहचान लेता है और हेल्प करता है किसको? स्पर्म को एग से फ्यूज होने में, बाइंड होने में। क्लियर हो गई क्या बात? तो स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद एग। क्लियर है? ये दो केमिकल का नाम जरूर से ध्यान रखना, फर्टिलाइजिंग है, एंटी फर्टिलाइजिंग। अब इसके बाद में क्या होगा? अब यहाँ पर इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। दोनों की जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से बाइंड करेंगी। थर्ड स्टेप देख रहे हैं हम, फ्यूजन ऑफ एग, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद। अब देखना कैसे फ्यूजन होता है, कैसे बाइंडिंग होती है। एग जो है वो अभी कौन सी स्टेज में है? हमने बात की थी अभी क्लास स्टार्ट होते ही क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, एग अभी कौन से स्टेज में है? सेकेंडरी oocyte। सोना पेलिसुला वाली लेयर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। यह है जोना पेलिसुला। जोना पेलिसुला के बाहर कौन सी सेल्स हैं? कोरोना रेडिएटा। कुछ इस तरीके से कोरोना रेडिएटा। और इसके बाहर और भी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये सेल्स आपस में चिपकी होती हैं। इनको चिपकाने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू का कुछ मटेरियल, कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो क्या है? वो होता है हाइलुरोनिक एसिड। क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। ये एग का अब क्या हुआ? स्पर्म आया, स्पर्म की मोटिलिटी हाई थी, स्पर्म जो है वो आया। और स्पर्म अपनी मोटिलिटी की वजह से, क्योंकि साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर आया और इसको पेनिट्रेट। एक ही स्पर्म आता है कि बहुत सारे स्पर्म आते हैं? बहुत सारे स्पर्म आते हैं, बहुत सारे। लेकिन इन सारे स्पर्म में कंपटीशन होगा और मान लो एक स्पर्म ऐसा आ रहा था जिसकी मोटिलिटी ज्यादा है, वो क्या कर पाएगा? फर्टिलाइज कर पाएगा। कैसे फर्टिलाइज कर पाएगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके टिप के ऊपर यहाँ पर एक्रोसोम होता है, यहाँ पर एक्रोसोम होता है। यस सर। यहाँ पर एक्रोसोम, कुछ गॉल्जी बॉडी यहाँ पर एक मेम्ब्रेन भी बनाता है, उसे हम डेलिया कैपिटिस बोलते हैं। हालांकि अभी अपने को उसका ज्यादा यूज है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये है इसका मिडल पीस और ये है
तो स्पर्म जो है वो यहाँ पर एंटर हुआ। तो स्पर्म जिनकी मोटिलिटी ज्यादा है वो यहाँ से पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच गया, जोना पेलिसिडा लेयर तक पहुंच गया, इसको पेनिट्रेट करके जोना पेलिसिडा लेयर तक पहुंच गया। और जोना पेलिसिडा लेयर पर यदि पहुंच गया तो यहाँ पर एक केमिकल, कौन सा केमिकल होता है इसके पास, ZP3 रिसेप्टर है इसके पास। जोना पेलिसिडा लेयर 1, इस लेयर में 1 2 3 ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ZP3 जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, और ये इसकी एक्सियल फिलामेंट और ये है इसका, सपोज यहां तक पहुंच गए। अब क्या होगा, इस स्पर्म के टिप पे, जो स्पर्म है इसके टिप पे रिसेप्टर है किसके लिए, यहाँ पर ZP3 के लिए, यानी यहाँ पर जोना पेलिसिडा में क्या है, ZP3 प्रेजेंट इन जोना पेलिसिडा। और इससे बाइंड करेगा कौन, स्पर्म बाइंड्स विद जोना पेलिसिडा। तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन के साथ ही यहां पर कुछ हार्मोन्स भी हैं जो प्रेजेंट होते हैं एग और स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर क्या होता है, स्पर्म के अंदर होता है दो, एक होता है एंड्रोगैमोन, नाम सुना है क्या, एंड्रोगैमोन, एंड्रोगैमोन 1, एंड्रोगैमोन 2, दो है। ओवम जो होता है उसके पास होता है गाइनोगैमोन, उसके पास भी दो हार्मोन है, गाइनोगैमोन 1 एंड गाइनोगैमोन 2, दो हार्मोन है। अब इनकी वजह से क्या होगा, क्या एंड्रोगैमोन 1 जो होता है स्पर्म की मेम्ब्रेन पे, वो इसकी मोटिलिटी को अभी भी कंट्रोल करके रखते हैं। यदि कोई एंड्रोगैमोन 1 को काम करने से रोक दे तो ये स्पर्म भयानक एक्टिव हो जाएगा, मोटिलिटी बढ़ जाएगी। एंड्रोगैमोन 2 जो है ये क्या करता है, एंड्रोगैमोन 2 जो है वो एक्टिविटी, मोटिलिटी को बढ़ाने वाला हार्मोन। तो अभी तक क्या हुआ, एंड्रोगैमोन को कोई नलिफाई नहीं कर रहा था, उसके काम को कोई रोक नहीं पा रहा था। क्या हुआ, गाइनोगैमोन 1 ने क्या किया, गाइनोगैमोन 1 जो है वो एंड्रोगैमोन 1 की एक्टिविटी को रोक देता है, स्पर्म की मोटिलिटी सडनली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिर एक्टिव हो जाता है गाइनोगैमोन 2, और फिर के अंदर भी गाइनोगैमोन 2, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से यहाँ पर स्टार्ट होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। यानी जोना पेलिसिडा वाली लेयर ने अभी क्या किया, अभी जोना पेलिसिडा वाली लेयर ने ZP3 के थ्रू सिर्फ क्या किया, इससे बाइंडिंग की। इससे बाइंडिंग करते ही क्या होगा, ये जो हार्मोन्स है ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, और इसके अंदर ये जो एंड्रोगैमोन और गाइनोगैमोन है, इससे मोटिलिटी बढ़ेगी प्लस एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब क्या होगा, अब दोनों का मेम्ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, इससे स्टार्ट हो गया एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही एक्रोसोम बर्स्ट होगा, एक्रोसोम जैसे ही एक्रोसोम ब्रेक होगा, वो फटेगा, तो इसके अंदर जो एंजाइम है वो रिलीज हो जाएंगे। कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर, उसको हम बोल देते हैं एक्रोसिन एंजाइम। एक्रोसिन एंजाइम जो है वो, एक्रोसिन एंजाइम एक्चुअल में 3 एंजाइम्स का ग्रुप है। कौन कौन सा, एक होता है हाइलुरोनिडेज। अभी मैंने बताया था कि ये सब के सब चिपके हुए किससे, हाइलुरोनिक एसिड से। तो एंजाइम का नाम क्या है, हाइलुरोनिडेज। और दूसरा यहाँ पर होता है इनके अंदर जोनालाइसिन एंजाइम। क्या करेगा, जोनालाइसिन एंजाइम। और तीसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग
उसके अंदर 3 एंजाइम है। अब क्या हुआ, जोना पेलिसिडा से जैसे ही बाइंड हुआ वैसे यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था फ्यूजन ऑफ एग मेम्ब्रेन एंड स्पर्म मेम्ब्रेन, तो वो रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, एक्रोसोम जो है वो यहाँ पर बर्स्ट हुआ। सर नीचे क्या लिखे है? कोरोना कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना को, कोरोना रेडिएटर वाली लेयर को पेनिट्रेट कर पाएगा। सर ये क्या है? ZP3 है कि 2P3 क्या है? ZP3 है बच्चे, ZP3 रिसेप्टर का नाम है। ZP3 जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो इस पे प्रेजेंट है जोना पेलिसिडा पे, इसलिए ZP3। सर जी ये जो जोना पेलिसिडा है वो ZP3 मतलब उसमें प्रेजेंट होता है, इसी कारण इसको स्पर्म को रोकता है वो अंदर जाने के लिए, है ना? तो सर जी इसके बाद क्या प्रोसेस होती, प्लीज बताइए ना एक बार और। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या हुआ, जब जोना पेलिसिडा से जुड़ा तब इसके अंदर कुछ चेंजेस स्टार्ट हुए, उन चेंजेस की वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ, एक्रोसोम यहाँ पे बर्स्ट हुआ। जैसे ही एक्रोसोम यहाँ पे बर्स्ट होगा, एंजाइम्स रिलीज किए, जो भी आसपास में कोरोना वाली लेयर थी वो डिसॉल्व होने लगे, सेल्स जो है वो सेपरेट होने लगे। जोनल एसिड है इसके अंदर, जोनल एसिड क्या करेगा बताओ? जोना पेलिसिडा को विघटित करेगा। यस बिल्कुल सही, जोना पेलिसिडा वाली लेयर को ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक्रोसोमल रिएक्शंस होने के बाद में ये यहाँ पर, और मोबिलिटी ज्यादा हो ही गई है तो ये अंदर की तरफ चला गया और जाके स्टिमुलेट करने लग गया किसको, एग की मेम्ब्रेन। इस तरीके से फ्यूजन, नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा हमारा फ्यूजन ऑफ सर एक्रोसिन एंजाइम के बाद आप जो 3 बनाए हैं वो क्या सर क्या उसको है? एक बार बताइए ना, मेरे को जोनल बड़ा बड़ा लिखिए ना। एंड एग मेम्ब्रेन। वापस दोबारा ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या हुआ है। जब स्पर्म अटैच हुआ ZP3 लेयर से, ध्यान से सुन लेना, एकदम सिस्टमैटिक बता रहा हूं। जब स्पर्म अटैच हुआ ZP3 लेयर से तो उसके बाद में इसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक्रोसोम क्या है? स्पर्म की टिप के ऊपर गोल्जी बॉडी ने क्या किए थे, बहुत सारे एंजाइम भर दिए थे। उन एंजाइम का जो एक पाउच है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम बोल रहे हैं, लाइसोसोम जैसा है। उस एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम है, एक्रोसोमिन एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, एक्रोसिन। इस एक्रोसिन एंजाइम के अंदर ये 3 एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज। क्यों? क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड की हेल्प से ये सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, यदि ये इसको ब्रेक कर पाए तो इसको पेनिट्रेट करने में आसानी हो जाएगी। जोनालाइसिन जो कि जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करेगा, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम वो क्या करेगा, वो इस कोरोना लेयर को ब्रेक कर देगा। इसका मतलब ये जो एक्रोसोमल एंजाइम है यही एंजाइम्स को हेल्प कर रहा है किसको, लेयर्स को डिसॉल्व करके कहां तक पहुंचने के लिए, एग की मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये एग की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे फ्यूज होता है वैसे ही इसको अटैच होने के लिए ये मेम्ब्रेन जो है वो कुछ ऐसा एक प्रोजेक्शन बनाती है जिसे हम रिसेप्टिव कोन बोलते हैं। तो रिसेप्टिव कोन पे जाकर के ये एग जो है वो जाके अटैच होता है, बाइंड होता है, और यहाँ पर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे होते हैं क्या, बहुत सारे वेसिकल्स, इनको हम बोल देते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इसके अंदर। और जैसे ही ये इसको अटैच होगा यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है रिलीज हो जाएंगे, और क्या करेगा, एक लेयर यहाँ पर पूरा का पूरा बन जाएगा जिसे हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन लेयर। और वो लेयर इतना रेजिस्टेंट होता है, रिजिड होता है कि उस लेयर की वजह से अब जो स्पर्म एंटर हो गया वो हो गया, बाकी स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो पाएंगे, ऐसा होता है ना। चलो ये लेयर, ये इसके बाद की प्रोसेस है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कल हम इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इतना तुम लोग एक बार, ठीक है? ओके, चलो गुड नाइट सर। सर जी गुड नाइट सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।